हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैक्सवेल फिजिक्स क्लासेस में। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूक्लियर फिजिक्स जो पढ़ा रहे थे उसका पार्ट 2 है ये। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्लास में न्यूक्लियर डेंसिटी तो देखे थे हम लोग। आज का जो टॉपिक है वो है हम लोग का मास एनर्जी एंड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मास एनर्जी क्या होता है? चलिए, तो फर्स्ट नंबर है मास एनर्जी। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, मास कैन बी ट्रीटेड एज अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। आइंस्टीन का जो एक बड़ा ही फेमस इक्वेशन था E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। इसको थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं थिकनेस को। चलिए ठीक है, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, जहां पर E मेरा था एनर्जी, M वहां रिप्रेजेंट कर रहा था मास, और C आप लोगों को पता होगा स्पीड ऑफ लाइट। लेते हैं 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो जब तक ये थ्योरी नहीं आया था तब तक वहां माना जाता था कि एनर्जी मास में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, या मास एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। लेकिन इस थ्योरी के आने के बाद ये बताया गया मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन कि मास को हम लोग ट्रीट कर सकते हैं अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड वाइस वर्सा। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन E इक्वल टू फॉर्मूला होता है mc स्क्वायर, जो आइंस्टीन का एक बहुत ही फेमस इक्वेशन था। ठीक है, जहां पर E जो है आपका एनर्जी है इक्विवेलेंट टू मास m, और C क्या है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है, जिसका वैल्यू होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब हम लोग बात करेंगे मास डिफेक्ट क्या है। तो यहां पर आते हैं, लिखा हुआ है मास डिफेक्ट क्या होता है, इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है। इट इज द डिफरेंस बिटवीन द मास ऑफ अ न्यूक्लियस, इसको समझिएगा ध्यान से, एंड द सम ऑफ मासेस ऑफ द न्यूक्लियॉन्स ऑफ विच इट इज कंपोज्ड। कोई भी न्यूक्लियस बनता है वो आपको पता होगा, उसमें दो चीज रहता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है। सपोज आपको समझाने के लिए बताया है मास डिफेक्ट, हमको समझाना है कि मास डिफेक्ट होता है क्या है। इसको एक हम एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहे हैं आपको, क्योंकि इतना आसान नहीं समझना है। रखने के लिए तो बच्चे रख ही लेते हैं। अगर हम एक एग्जाम्पल सपोज ले लिए हीलियम का, हीलियम का मास नंबर 4 होता है, इसमें न्यूक्लियॉन्स का संख्या 4 है। न्यूक्लियॉन्स का संख्या कितना है इसमें? 4 है। ठीक है, 4 है मतलब इसमें 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है। देखा क्या गया कि अगर ये मान लेते हैं हीलियम का न्यूक्लियस है, ये हीलियम का न्यूक्लियस है और इसमें न्यूक्लियॉन्स का संख्या 4 है। अगर ये सबका मास अलग अलग निकाला गया, इसमें 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है। हम सपोज समझाने के लिए मान लिए कि इसका जो एटॉमिक मास है 1U है, इसका भी 1U, इसका भी 1U, इसका भी 1U, तो मिला कितना हो गया ये 1 + 1 + 1 + 1, तो कितना हो गया 4U हो गया। लेकिन ये अलग अलग जब इसको निकाला गया तो 4U हो गया, लेकिन जब एक साथ इसका मेजरमेंट किया गया तो इसका कुछ वैल्यू कम आया। मान लेते हैं सपोज समझाने के लिए बता रहे हैं कि 3.9U आया। ठीक है, तो सवाल उठता है कि 0.1U कहां पर गया। देखिए होना क्या चाहिए, तो लॉजिकली तो यही होता है कि अलग अलग चाहे उसका मास को निकाले चाहे एक साथ निकाले, दोनों सेम आना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में देखा गया कि ये डिफर कर गया था, तो वही लिखा हुआ है कि उसी को बोला गया मास डिफेक्ट, जो मास में कमी आई। तो मास में किसका डिफेक्ट, मतलब कौन सा कमी आई, तो ये डिफरेंस जो अंतर आया किसके बीच का, मास ऑफ न्यूक्लियस हमेशा कम होगा। याद रखना कि जो मास ऑफ न्यूक्लियस होगा वो लेस देन होगा द सम ऑफ मासेस ऑफ न्यूक्लियॉन्स ऑफ विच इट इज कंपोज, जिससे वो मिलके बना हुआ है। जैसे मिलके बना हुआ, तो यहाँ पे आपको बताया कि 4U आ रहा है, उसको एक साथ कर दिया, तो समझाने के बारे को डेटा ले रहे हैं 3.9U हुआ, तो डिफरेंस कितने का आया 0.1U का, तो ये आपका मास डिफेक्ट हो गया, जितना मास में मेरा कमी आया। चलो ये लिखा हुआ है, इसको डिनोट करते हैं डेल्टा M से।
मान लिए एक न्यूक्लियस है, इसका मास m है और उसमें प्रोटॉन का संख्या z है और न्यूट्रॉन का संख्या a माइनस z है, बताए थे ये सब चीज। मान लिए mn जो है मास ऑफ ईच न्यूट्रॉन, एक न्यूट्रॉन का मास mn है और एक प्रोटॉन का मास mp है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम लोग सारे प्रोटॉन का मास को निकाल रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि अगर देखिए यहाँ पर कि एक पेन का कीमत 5 रुपया है तो 10 पेन का कीमत कितना होगा, तो आप इंटू कर दोगे, सिंपली 50 रुपीज कर दोगे। तो यहाँ पर सेम है, अगर एक प्रोटॉन का मास mp है तो z प्रोटॉन का मास कितना होगा, mp इंटू जेड। उसी तरह एक न्यूट्रॉन का मास mn है तो उसी तरह a माइनस जेड न्यूट्रॉन का मास कितना हो गया, mn इंटू a माइनस जेड। जब इसको अलग अलग जोड़ेंगे ये टर्म हो गया। अब यहाँ पर ये तो मास ऑफ हो गया, यहाँ पर एक्चुअली में ये जो mp है वो m बड़ा होगा, मास ऑफ प्रोटॉन है, ये वाला टर्म लिखाएगा यहाँ पर, देखो ये वाला, ठीक है, z इंटू एम पी प्लस a माइनस जेड इंटू एम एन। ये तो हो गया न्यूक्लियॉन्स को जो अलग अलग मास निकाले उसका, और ये हो गया मास ऑफ न्यूक्लियस, जो दोनों का बीच का डिफरेंस आया उसी को हम क्या बोलते हैं, मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट को मापा जाता है हमेशा एएमयू में। अब जो एनर्जी जो आपका मास डिफेक्ट हुआ वही आपका एनर्जी के फॉर्म में बदल जाता है, तो वही लिखा हुआ है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी क्या है, द एनर्जी रिक्वायर्ड, जितना एनर्जी चाहिए होता है ब्रेक डाउन तोड़ने के लिए अ न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस को, इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट, कंस्टिट्यूएंट का मतलब जिसमें वो टूटता है, न्यूक्लियॉन्स इज कॉल्ड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। कहने का मतलब भी बताए, अगर आपके पास एक हीलियम का न्यूक्लियस है, उसमें आपका प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है, एक साथ बंधा हुआ है, ठीक है, इसको तोड़ने के लिए जितना एनर्जी चाहिए उसे क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। और ये जो एनर्जी आता है वो कहाँ से आता है, ये एनर्जी आपका जितना मास आपका डिफेक्ट हुआ था, जितना मास डिफेक्ट निकला था उसी के इक्विवेलेंट एनर्जी आता है। तो ये लिखा था एनर्जी इक्विवेलेंट टू मास डिफेक्ट इज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। तो मास डिफेक्ट को डेल्टा एम से दिखाए थे और इनटू क्या हो गया, सी का स्क्वायर। यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी को दिखाया हुआ है ईबी से, ये एक्चुअली ईबी लिखा हुआ है यहाँ पर, ईबी इक्वल टू मास डिफेक्ट डेल्टा एम था इंटू सी का स्क्वायर। ये आपका निकल गया न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। डेल्टा एम का वैल्यू वहां से पुट कर देंगे ऊपर से, हम लोग जो वैल्यू निकाले थे ये डेल्टा एम का वैल्यू था, मास डिफेक्ट इंटू सी स्क्वायर। याद रखना यहाँ पर मास डिफेक्ट को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं एएमयू में, तो जो इसके इक्विवेलेंट जो एनर्जी आएगा, एग्जाम में पूछता है कि 1 एएमयू मास अगर एनर्जी में बदलेगा तो कितना आएगा, उसका वैल्यू डेटा आप डायरेक्ट याद रखिएगा, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपको एग्जाम में वहां दिया रहेगा कि मान लो पूछा जाएगा आपसे कि बताइए कि 5 एएमयू बराबर कितना एनर्जी निकलेगा, तो कुछ नहीं करना, जो भी आपको डेटा दिया रहेगा, मान लो 5 है तो 5 इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वही यहाँ लिखा हुआ है कि जो भी मास डिफेक्ट दिया रहेगा उसको इतना इंटू कर देंगे, ठीक है, तो एनर्जी निकल जाएगा। फिर है टॉपिक हम लोग का न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स क्या होता है। अब यहाँ एक टर्म है पर न्यूक्लियॉन्स। अब देखिए मान लेते हैं, अभी समझाया आपको कि अगर हीलियम का एक न्यूक्लियस है, उसमें 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है, बाइंडिंग एनर्जी मेरा दिया हुआ है, सपोज मान लेते हैं बाइंडिंग एनर्जी मेरा 40 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है, सपोज मान लिया इसको, तो वो तो चारों को तोड़ने के लिए ना, तो एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन्स को या एक न्यूक्लियॉन्स को निकालने के लिए कितना देना पड़ेगा, तो 40 बाई न्यूक्लियॉन्स का संख्या कितना यहाँ पर 4 है, जो मास नंबर होता है। तो यही इसका फॉर्मूला हो गया, एक न्यूक्लियॉन्स का जो एनर्जी निकालना है तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी को टोटल मास नंबर से डिवाइड कर देंगे। तो ये लिखा हुआ है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स आपको निकालना है, तो जो एनर्जी निकलेगा बाइंडिंग एनर्जी को मास नंबर से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स का। चलिए तो वही लिखा हुआ नेक्स्ट डेफिनेशन में, यहां लिखा हुआ है कि एक और डेफिनेशन इसका, कोई भी एक डेफिनेशन याद है, द एवरेज एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिलीज अ न्यूक्लियॉन्स फ्रॉम द न्यूक्लियस इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स। एक न्यूक्लियॉन्स को
न्यूक्लियस निकालने के लिए जितना एनर्जी की जरूरत पड़ता है उसे हम क्या बोलेंगे, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो होता है ये बताता है हमें स्टेबिलिटी ऑफ अ न्यूक्लियस। अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से ज्यादा रहेगा उसका स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगा, वो न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, अब एक टर्म है न्यूक्लियर फोर्सेस, क्या है ये कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है उतना। तो द फोर्स विच बाइंड्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन अ न्यूक्लियस इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। जो आपको पता होगा कि प्रोटॉन न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स रहते हैं। चलो न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं भला रह सकता, लेकिन प्रोटॉन्स में आपको पता है कि कौन सा चार्ज होता है, प्लस चार्ज, और प्लस प्लस रिपेल करता है, लेकिन फिर भी ये बंधा हुआ है। मतलब यहाँ पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं काम कर रहा है इसके बीच, दो चार्ज रिपेल करता है, लेकिन यहाँ एक तीसरा फोर्स काम कर रहा है जिसका नाम दिया गया स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो यहाँ पर रिपल्सन जो दो चार्ज के बीच जो फोर्स काम करता है उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं हम लोग। लेकिन यहाँ पर ये प्रोटॉन्स एक साथ रह रहे हैं, मतलब ये रिपेल तो कर रहे हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा ताकतवर एक फोर्स काम कर, इसका नाम क्या दिया गया, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो ये लिखा हुआ है द फोर्स विच बाइंड्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन अ न्यूक्लियस इज कॉल्ड द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब लोग आगे देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक, न्यूक्लियर फोर्स का क्या क्या गुण है। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक या इसी को बोलते हैं प्रॉपर्टीज। तो चलिए मैं ध्यान देते हैं। नेक्स्ट बोलता है न्यूक्लियर जो फोर्स है वो सबसे स्ट्रॉन्गर फंडामेंटल फोर्स है नेचर का। ठीक है, फिर है न्यूक्लियर फोर्स इज चार्ज इंडिपेंडेंट, ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है। कहने का मतलब यहाँ पर कहाँ कहाँ फोर्स काम करेगा, देखिए प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच काम करेगा फोर्स, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच काम करेगा, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच फोर्स काम करेगा। लेकिन जो फोर्सेस होंगे वो सबके बीच में सेम होंगे। वो लिखा हुआ है न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्रोटॉन इज सेम। तो इसी को बोला गया चार्ज इंडिपेंडेंट। न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो नॉन सेंट्रल फोर्स होता है। नॉन सेंट्रल फोर्स मतलब कहने का मतलब जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, तो वो दो ऑब्जेक्ट के सेंटर में काम करता है ऐसे। लेकिन यहां पर ये सेंट्रल फोर्स नहीं है, ये नॉन सेंट्रल फोर्स है। ये अट्रैक्टिव इन नेचर होता है, ये रिपल्सिव नेचर का नहीं होता है। लेकिन इसी में बोलता है कि ये रिपल्सिव कब होगा, जब उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 0.7 फर्मी से कम हो जाता है। तब ये नोट में याद रखना आपको कि न्यूक्लियर फोर्स रिपल्सिव कब होगा, जब उसका डिस्टेंस 0.7 फर्मी से कम हो जाएगा। इसका रेंज बहुत कम होता है, ये न्यूक्लियस के अंदर ही काम करता है। तो ये शॉर्ट रेंज फोर्स है, 10⁻⁻50 मीटर तक काम करता है। ये स्पिन डिपेंडेंट होता है, तो थोड़ा उतना दिमाग में लगाइए। तो इसमें कोई भी आपको 3-4 प्रॉपर्टीज याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी एक फेनोमेनन है स्पॉन्टेनियस इमिशन का। स्पॉन्टेनियस इमिशन का देखिए यहाँ पर स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है स्वतः अपने आप रेडिएशन निकलता है। किससे निकलता है, हैवियर एलिमेंट। हैवियर एलिमेंट में कौन कौन सा आ जाएगा आपका, यूरेनियम हो गया, और आपका कौन सा हो जाएगा जिसका एटॉमिक नंबर कितना 82 से अधिक होगा, पोलोनियम होगा। ठीक है, रेडियम हो गया, यूरेनियम हो गया, पोलोनियम हो गया, थोरियम हो गया, एक्टिनियम हो गया। ये सब हैवियर एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 82 से अधिक होगा। ये सब को अगर रख दिया जाए खुले में तो इससे अपने आप कुछ कुछ रेडिएशन निकलने रहता है। मतलब कहने का मतलब आपसे एक सवाल पूछा जाए, अगर 1 kg लोहा को हम छोड़ दें, 1 kg लोहा को खुले में छोड़ दें और 1 kg यूरेनियम को खुले में छोड़ दें, तो दोनों में क्या डिफरेंस रहेगा। हो सकता है कि ये 30 दिन के बाद घट जाए, लेकिन ये 30 दिन क्या है, ये लंबे समय तक ये उतना ही रहेगा। कहने का मतलब यूरेनियम से क्या होता है, स्वतः अपने आप कुछ कुछ रेडिएशन निकलते रहते हैं। किस फॉर्म में, अल्फा रे के फॉर्म में, बीटा रे के फॉर्म में और गामा रे के फॉर्म में। तो इसी को बोलते हैं, इसी घटना को बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी क्या है, एक तरह का घटना है जिसमें अपने आप कुछ रेडिएशन निकलते हैं। ठीक है, और वैसे एलिमेंट जो इस घटना को शो करते हैं उसे बोलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है,
और जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसका एटॉमिक नंबर 82 से अधिक होता है, याद रखिएगा। 3 तरह के पार्टिकल्स निकलते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। चलिए अब हम बात करेंगे अल्फा पार्टिकल का प्रॉपर्टीज क्या होता है। ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, इसको हीलियम प्लस आयन से, हीलियम प्लस प्लस आयन के इक्विवेलेंट इसको माना जाता है, हीलियम न्यूक्लियस बोला जाता है। हीलियम एटम में क्या होता है, हीलियम एटम में आपका 2 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 प्रोटॉन होता है और 2 न्यूट्रॉन होता है। अगर एटम से इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाए तो सिर्फ क्या बचेगा, न्यूक्लियस बचेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो उसमें क्या आएगा, 2 प्लस चार्ज आ जाएगा। तो वही बोलता है इसमें कि हीलियम न्यूक्लियाई को ही क्या माना जाता है, अल्फा पार्टिकल। इसीलिए इसका मास जो होगा 4 टाइम्स होता है प्रोटॉन का मास का, चार्ज कितना होता है, +2 ही। ये डिफ्लेक्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जहां रहेगा वो वहां से रास्ता बदल लेगा। ये फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट करेगा, ठीक है। इसका पेनेट्रेटिंग पावर मतलब आर पार होने की क्षमता कम होती है, आयोनाइजिंग पावर बहुत ज्यादा होती है। इसका जो स्पीड होता है 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे बीटा पार्टिकल का। बीटा पार्टिकल जो होता है ये इक्विवेलेंट होता है, ये है आपका फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, इसमें नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, मास 0 के बराबर। वही जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है याद रखना, इसमें रेस्ट मास इसका 0 होता है। दे आर डिफ्लेक्टेड बाई इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। द आयोनाइजिंग पावर ऑफ बीटा पार्टिकल इज 1/100 टाइम्स दैट ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो याद रखिए यहाँ पर क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार एग्जाम पूछता है कि कितना टाइम्स कम होता है। तो आयोनाइजिंग पावर जो होता है अल्फा पार्टिकल का वो 100 टाइम्स अधिक होता है, किससे, बीटा पार्टिकल से, ठीक है। इसका 1/100 टाइम्स है, मतलब ये कम होता है। आयोनाइजिंग पावर अल्फा पार्टिकल का अधिक होगा, बीटा पार्टिकल का कम होगा, याद रखिएगा। स्पीड जो होता है बीटा पार्टिकल का अधिक होता है, कितना रेंज में होता है, 10⁸ मीटर पर सेकेंड, लेकिन स्पीड ऑफ लाइट से कम होता है। द पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ बीटा पार्टिकल इज 100 टाइम्स दैट ऑफ अल्फा पार्टिकल। ये बड़ा कंफ्यूजिंग करेगा, देखो 5 नंबर पॉइंट और 7 नंबर को समझोगे, दोनों में अंतर है। आयोनाइजिंग पावर बीटा पार्टिकल का कम होता है, लेकिन पेनिट्रेटिंग पावर बीटा पार्टिकल का अधिक होता है। दोनों में 100 याद रखिएगा, ठीक है। आयोनाइजिंग पावर बोलते हैं किसी भी गैसेस को आयन में बदलने की क्षमता को। अब लास्ट आ गया गामा रेडिएशन। गामा जो रेडिएशन होता है वही लिखा हुआ है कि गामा रेडिएशन आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लाइक एक्सरे एंड लाइट। एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और इसका ऑर्डर जो होता है 10⁻⁻13 मीटर के रेंज का होता है, वेवलेंथ का ऑर्डर। इसका स्पीड सेम होता है लाइट का स्पीड का, ठीक है। और रेटिव मास, इसका रेस्ट मास कितना होता है, 0। और याद रखिएगा पेनिट्रेटिंग पावर इसका सबसे अधिक होता है, सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर गामा रे का होगा, उससे कम होगा बीटा रे का, और सबसे कम होता है अल्फा रे का, याद रखिएगा। लेकिन आयोनाइजिंग पावर से अधिक होता है इसका। तो आयोनाइजिंग पावर गामा रे का सबसे कम होगा, उससे ज्यादा बीटा रे का, सबसे ज्यादा अल्फा रे का। ये हो गया पेनेट्रेटिंग पावर और ये हो गया आयोनाइजिंग पावर, जस्ट उल्टा होता है, ठीक है, याद रखिएगा। इसमें चार्ज नहीं होता, ये डिफ्लेक्ट नहीं होता इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड से। पेनेट्रेटिंग पावर 100 टाइम्स ग्रेटर होता है बीटा पार्टिकल से। दे हैव नो चार्ज, इसमें कोई चार्ज नहीं होता है। ये सब टॉपिक हटा दिया एनसीईआरटी से। इसमें कुछ कुछ हम देख लेंगे थोड़ा सा। हाँ, अल्फा डीके में क्या होता है याद रखिएगा। अल्फा डीके जब भी होगा तो वहां से उसका जो मास नंबर होता है उसमें 4 का कटौती होता है, 4 कम होता है, एटॉमिक नंबर में 2 का डिक्रीमेंट होता है, मतलब 2 डिक्रीज करेगा और मास नंबर 4। जैसे एग्जांपल देखिए, जब मान लेते यूरेनियम है, यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92 है, मास नंबर 238 है। तो जब इससे अल्फा पार्टिकल निकल गया तो इसका एटॉमिक नंबर पहले 92 था, तो 2 घट के 90 हो गया, 238 से 4 घट गया तो 234 हो गया। इसी तरह रेडियम से जब एक अल्फा पार्टिकल निकल गया तो यहाँ पर इसका एटॉमिक नंबर 2 घट जाएगा और इसका मास नंबर में 4 का घटोती होगा,
तो याद रखना है कि जब भी किसी भी एलिमेंट से, मान लो कोई एलिमेंट x है, तो इससे अगर अल्फा पार्टिकल निकलता है तो जो नया एलिमेंट बनेगा उसका एटॉमिक नंबर 2 घट जाएगा और उसका मास नंबर कितना घटेगा, 4 घटेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, वही लिखा हुआ नीचे कि जब भी कोई न्यूक्लियस इमिट करता है अल्फा पार्टिकल तो उसका मास नंबर 4 घटेगा और एटॉमिक नंबर कितना घटेगा, उसका 2 घटेगा। बीटा डीके में क्या होता है याद रखिएगा, बीटा डीके में इसका यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, जेड होगा ऊपर ए होगा। बीटा डीके में याद रखिएगा नो चेंज इन मास नंबर, नो चेंज इन मास नंबर, मास नंबर में कोई चेंज नहीं होगा और आपका एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे फास्फोरस था, इसका एटॉमिक नंबर 15 था और जिससे एक बीटा पार्टिकल निकल गया तो इसका एटॉमिक नंबर 1 बढ़ गया, 15 में प्लस 1 कर दिया 16 हो गया और इसका मास नंबर में कोई चेंजिंग नहीं हुआ। गामा डीके में कोई लफड़ा नहीं है। इसमें क्या होगा कि एक फोटोन निकलेगा और उसका गामा डीके में ना इसका मास एटॉमिक नंबर में कोई चेंज होता है ना मास नंबर में कोई चेंज होता है, दोनों में कोई चेंजिंग नहीं होता है, सिर्फ एनर्जी लेवल में चेंजिंग होता है। जैसे वही लिखा हुआ है यहाँ पर कि अगर कोई पेरेंट न्यूक्लियाई है तो उससे एक गामा पार्टिकल निकलता है तो उसका एनर्जी सिर्फ चेंज होता है। वही यहाँ पर स्टार जो इंडिकेट कर रहा है एक्साइटेड स्टेट ऑफ न्यूक्लियस। इन गामा डीके देयर इज नो चेंज इन मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर, ये इंपॉर्टेंट है। गामा डीके जब भी होगा तो उसका नाम मास नंबर में चेंज होगा ना एटॉमिक नंबर में। उसके बाद आपको याद रखना है 2 तरह का न्यूक्लियर रिएक्शन होता है। एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन मतलब जमना। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन एक प्रोसेस है जिसमें एक हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट करता है, टूटता है टू लाइटर न्यूक्लियाई में विद द रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी आफ्टर बम्बारमेंट ऑफ स्लो न्यूट्रॉन। याद रखना कि फ्यूजन में एक हैवी न्यूक्लियस टूटता है लाइटर न्यूक्लियाई में, एक हैवी न्यूक्लियस टूटेगा किसमें, कंपैरेटिवली लाइटर न्यूक्लियाई में। ठीक है, एक रिएक्शन इसमें याद रखिएगा। और न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, एग्जाम में पूछता है, इसमें कंबाइन करता है, 2 लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन करेगा और एक हैवी न्यूक्लियस बनेगा। जैसे ये 2 लाइटर न्यूक्लियाई मिला क्या बनाए कि हैवी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन किया, इसलिए बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। दोनों में बेसिक डिफरेंस यही है, फ्यूजन मतलब टूटना होता है, याद रखिएगा, इसका मतलब टूटना हो गया और फ्यूजन मतलब कंबाइन करना हो गया। चलिए आज यही समाप्त करते हैं इस वीडियो को, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग।